तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। इनकाउंटर को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे और हमेशा इनकाउंटर की जांच भी होती है। बाकायदा ह्यूमन राइट कमीशन के पास पूरी रिपोर्ट जाती है। हाल के वक्त में आपको याद होगा दो ऐसे इनकाउंटर जो काफ़ी चर्चित रहे। एक हैदराबाद जिसमें एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ था और कैसे पुलिस कस्टडी के अंदर ही फिर जितने भी 4 लोग पकड़े गए उनका इनकाउंटर होता है कि वो कस्टडी से भाग रहे थे। दूसरा विकास दुबे कानपुर, जिसके बारे में पहले से ही मालूम था कि इनकाउंटर होगा और वैसे ही होता है, गाड़ी पलटती है और इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर शुरू से ही सवालों के घेरे में क्यों रहता है, उसकी वजह यह है कि हमेशा जब इनकाउंटर होता है तो पुलिस की यही दलील होती है कि सामने वाला भाग रहा था या फिर पुलिस पे उसने गोली चलाई और जवाब में पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसमें मौत हो गई। बहुत सारे लोग इनकाउंटर को एक तरह से सरकारी कत्ल भी कहते हैं। विकास दुबे या हैदराबाद वाले मामले में तो किसी पुलिस को गुनहगार नहीं ठहराया गया, लेकिन इस देश में ऐसे बहुत सारे इनकाउंटर हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिस वाले जेल में हैं और उनके ऊपर बाकायदा 302 यानी कि कत्ल का मामला दर्ज किया गया, मुकदमा चला, सज़ा हुई। एंटीलिया केस में एक जो कांस्टेबल था वो पैरोल पे आया था, वो भी एक एनकाउंटर में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। ऐसे ही ना मालूम कितने केस हैं, लेकिन इस देश में इकलौती एक मिसाल है इनकाउंटर को लेकर जिसमें एक साथ एक स्टेट के 18 पुलिस वालों को सज़ा सुनाई गई और 18 के 18 को उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजमेंट। इतनी बड़ी तादाद में एक साथ इतने पुलिस वालों को इनकाउंटर के लिए सज़ा देने का ये इकलौता और अब तक का आखिरी मौका है। न उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वालों को सज़ा हुई, न उससे पहले कभी हुई, बल्कि ये वो इनकाउंटर है जिसकी दहशत ऐसी है कि उसके बाद से उस स्टेट में करीब 12 साल हो गए, दोबारा फिर कभी इनकाउंटर ही नहीं हुआ। पुलिस वालों की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो इनकाउंटर करें। कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में आखिरी इनकाउंटर 2009 में हुआ था। आज 2021 है। 2009 के बाद दोबारा कभी इनकाउंटर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये इस कहानी को समझने के बाद, सुनने के बाद आपको पता चलेगा। गाजियाबाद के करीब एक लड़का रहता था, उसका नाम था रणबीर सिंह। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक, माँ बाप ने उसको MBA करवाया। MBA करने के बाद उसका एक इंटरव्यू था और इंटरव्यू के लिए उसे देहरादून जाना था। बात 3 जुलाई 2009 की है, 3 जुलाई 2009। वो इंटरव्यू देने के लिए वहाँ चला जाता है। 3 जुलाई की ही सुबह उसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू पूरा हो जाता है और उसको अभी वहीं रुकना था। माँ बाप भी खुश, चलो बेटे की पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी लगेगी। लेकिन माँ बाप की सारी खुशी अगले ही दिन काफूर हो जाती है जब 4 जुलाई की सुबह का वो अखबार देखते हैं और उस अखबार में देहरादून से छपने वाले जितने अखबार थे, फ्रंट पेज पे एक ही खबर थी और वो ये थी कि एक बदमाश, एक गैंगस्टर की पुलिस एनकाउंटर में मौत। और कुछ अखबारों में तो तस्वीर ऐसी थी कि एक जंगल का इलाका था, एक लड़के की लाश ज़मीन पर पड़ी है और उसके इर्द गिर्द करीब करीब 1 से 1.5 दर्जन पुलिस वाले हैं और उनमें से कई पुलिस वालों के मुस्कुराते हुए चेहरे हैं उस तस्वीर में। और वो तस्वीर आमतौर पे वैसी है जैसे आप किसी टेररिस्ट, किसी खूंखार क्रिमिनल, किसी इनामी बदमाश को जब आप मार गिराते हैं एनकाउंटर में, ऐसी तस्वीरें हम लोगों ने बहुत देखी है। तो बाकायदा वहाँ पे पुलिस वाले खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हैं। जैसे किसी ज़माने में होता था कि किसी आप शेर या किसी और का शिकार कर लेते थे तो आप एक विजयी मुद्रा में उसके इर्द गिर्द खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते थे। कई बार वैसी ही तस्वीरें एनकाउंटर के बाद देखने को मिलती हैं जो शायद होनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। तो ये तस्वीर भी ऐसी ही थी कि करीब 1 से 1.5 दर्जन पुलिस वाले चारों तरफ खड़े हुए, उनमें से कुछ मुस्कुराता हुआ चेहरा है और एक लाश ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसके बाद बड़ी बड़ी हेडलाइन अखबारों में कि एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। कहानी ये थी उस अखबार में जो छपी थी 4 जुलाई 2009 को कि एक बदमाश ने एक चौकी के इंचार्ज पुलिस वाले की पिस्टल को छीना, उसके साथ लड़ाई की और पिस्टल छीनकर भाग गया। पुलिस, उसके साथ 2 और लोग थे। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसके बाकी 2 साथी फरार हो गए,
लेकिन वो एक जंगल में घिर गया। उसने गोली चलाई, जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और इस एनकाउंटर में उस बदमाश की मौत हो गई। बाकायदा सीनियर पुलिस अफसरों ने शाबाशी भी दी। और तो और जो मैसेज जाता है पुलिस वालों का कंट्रोल रूम को, उस कंट्रोल रूम में भी ये 3 जुलाई का मैसेज रिकॉर्ड है कि एक बदमाश एक पुलिस वाले का रिवॉल्वर लेकर भाग गया है और उसके पीछे जा रहे हैं और वो जंगल की तरफ गया है। फिर ये भी आ जाता है कि हम और फोर्स भेजें। फिर ये भी है कि इनकाउंटर में आखिर में मारा गया। तो ये पूरी कहानी, शानदार तस्वीरें अखबारों में छपी, सब कुछ हुआ। अब 4 जुलाई को इधर ये खबर छपी, घर वालों को पता चला। बदहवास परिवार गाज़ियाबाद के करीब से भागता है देहरादून। देहरादून में जब वो जाते हैं, पुलिस वालों से मिलते हैं, लाश अस्पताल में थी, मुर्दाघर में। पोस्टमार्टम होना था क्योंकि एनकाउंटर में मौत हुई थी। अब वहाँ जाने के बाद से कहानी अचानक पलटनी शुरू हो जाती है। सारे अखबार में जो खबर थी कि एक बदमाश एक पुलिस वाले का छीन कर भाग रहा था, उसके 2 साथी फरार हो गए, गोलियां चलाई और वो क्राइम के मकसद से यहाँ आया था, कोई बड़ा हादसे को अंजाम देना था। जब परिवार वहाँ पहुँचा तो कहानी ये थी कि जैसे पुलिस बदमाश कह रही है, जैसे पुलिस कह रही है कि वो पिस्टल लेके भागा, जंगल में एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ में मारा गया। वो तो एक स्टूडेंट है, गाज़ियाबाद में पढ़ता था, MBA उसने किया, उसके बाद उसका एक इंटरव्यू था जॉब के लिए और वो देहरादून गया और उसका नाम रणबीर सिंह है। अब जब ये बात पता चली तो पुलिस के भी पसीने छूटे कि ये क्या मामला है। इस दौरान में अब पुलिस वालों की कहानी के खिलाफ परिवार वालों ने हंगामा करना शुरू कर दिया हॉस्पिटल के बाहर। जब उन्होंने हंगामा करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमारे बेगुनाह बच्चों को मार दिया है, तो पुलिस वालों को लगा कि उनकी पोल खुल न जाए। उन्होंने जबरन उन लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश की और इस चक्कर में उन्होंने उल्टे परिवार वालों पर लाठीचार्ज कर दिया। जब ये लाठीचार्ज हुई, लोकल रिपोर्टर वहाँ पे ऑलरेडी थे। एक दिन पहले पुलिस ने कहानी सुनाई थी, अब रिपोर्टर अपनी आंखों से कहानी देख रहा है। तो पीड़ित परिवार वालों पर इस तरह से लाठी चलाना, बरसाना उन्हें भी अजीब लगा और उसके बाद ये खबर छपी, न्यूज़ चैनल पे आया। तब ये हो गया कि एक पुलिस वाला एक जैसे बदमाश कह रहा है, उसके परिवार वाले तो वहाँ से आए और वो दूसरी कहानी बता रहे हैं। फिर ये भी हुआ कि जहाँ इंटरव्यू देने आया वहाँ से भी कंफर्म हुआ कि हाँ, ये लड़का इंटरव्यू देने आया था, इसने MBA की पढ़ाई की है, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। अब सारी चीज़ें पुलिस वालों के खिलाफ जा रही थी। ऊपर से परिवार वालों के ऊपर लाठीचार्ज और गुस्सा हो गया, लोगों का भी गुस्सा भड़का कि ये क्या मामला है। अब बात सरकार तक गई। सरकार ने कहा कि ठीक है, ये मामला पुलिस का, तो हम इसकी CID जांच करवाते हैं। सरकार ने ऑर्डर दिया कि हम CID जांच कराते हैं। 4 जुलाई की ये बात थी, 3 को एनकाउंटर हुआ था। अब 5 जुलाई की तारीख आ जाती है। 5 जुलाई को अचानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है और जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो फिर पुलिस के पास, देहरादून पुलिस के पास मुंह छुपाने और दिखाने के लिए अब था ही नहीं कुछ, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसी उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और उसी उत्तराखंड पुलिस की तरफ से जो लाश जिस तरीके से सौंपी गई थी मुर्दाघर को, उसी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताता है कि मरने वाले शख्स के जिस्म में 22 गोलियां मारी गई थी, 22 बुलेट्स, और 28 इंजरी मार्क्स थे, 28 जख्मों के निशान। अब यहाँ पे सवाल ये उठा कि अगर एक बदमाश एक पुलिस वाले का रिवॉल्वर लेके भाग रहा है, उसके बाद वो जंगल में पहुँचता है, पुलिस उसे घेर लेती है, पुलिस को देख के गोली चलाता है, जवाब में पुलिस गोली चलाती है, 22 गोली लगी, इसका मतलब है वो बहुत मिनट भी नहीं, सेकंड के अंदर मर जाना चाहिए। तो फिर 28 जख्म के निशान उसके जिस्म पर कहाँ से आ गए? हड्डियाँ टूटी हुई, जगह जगह पे चोट। इसका मतलब है कि गोली मारने से पहले उसको बुरी तरह टॉर्चर किया गया, और अगर गोली मारने से पहले टॉर्चर किया गया तो इसका मतलब है कि फिर ये एनकाउंटर असली नहीं है, क्योंकि अगर टॉर्चर किया गया तो फिर वो उसके कब्जे में था, जो भी है पुलिस वालों के, तो फिर वो भागा कब, कैसे पुलिस वालों पे गोली चलाई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आने के बाद और भी मामले को उलझा दिया। अब देहरादून पुलिस आ गई बैकफुट पे। सरकार को कहना पड़ा कि नहीं, अब इस मामले की जांच जो है वो CID से हम करा रहे हैं, लोकल पुलिस का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन परिवार वाले अड़ गए और बाकी लोग, अब सच्चाई जब सामने आई तो उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, मामले की जांच CBI से कराई जानी चाहिए।
और इसके बाद जुलाई का महीना ख़त्म होने से पहले पहले उत्तराखंड की सरकार ने इस एनकाउंटर की जांच सीबीआई के हवाले करवा दी। अब सीबीआई की टीम देहरादून पहुंचती है, जांच शुरू होती है, सभी बयान लिए जाते हैं, लंबी जांच चलती है। जांच के बाद सीबीआई एक चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट मतलब पूरे जुर्म की कहानी। सीबीआई की उसी चार्जशीट से अब यहां से कहानी शुरू करता हूं। पुलिस ने कहा कि एक लड़का, एक बदमाश रिवॉल्वर छीन के भाग रहा है, जंगल में पकड़ा, घेरा, उसने गोली चलाई, हमने गोली चलाई, वो मारा गया। ये देहरादून पुलिस की गवाही और बयान। अब सीबीआई की कहानी। सीबीआई ने सारी जब तफ्तीश की तो उसके बाद उसने सिलसिलेवार चीज़ें लिखी, और सीबीआई ने जो कहानी लिखी वो ये थी कि 3 जुलाई की सुबह रणबीर सिंह का इंटरव्यू था। 2 जुलाई को वो गाजियाबाद से देहरादून के लिए रवाना होता है। करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं, वो सड़क के रास्ते जाता है। वहाँ उसका दोस्त था, वो अपने दोस्त के साथ रहता है जिसका नाम था राम कुमार। 3 जुलाई की सुबह उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू ठीक ठाक हो गया, और इंटरव्यू के बाद बल्कि ऐसा था कि शायद 4 जुलाई से उसको ऑफ़र भी दे दिया गया कि आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। अब रणबीर सिंह बेहद खुश। उसके बाद वो राम कुमार के साथ देहरादून में ही उसका एक और दोस्त रहता था जिसका नाम था अशोक। तो उसने कहा कि चलो अब यहाँ आए तो अशोक से भी मिल लेते हैं। तो रणबीर सिंह अपने मोटरसाइकिल पर, राम कुमार उसका जो दोस्त था उसके साथ था, और ये लोग देहरादून में ही वहाँ पे एक सड़क है मोहनी रोड, वहाँ जा रहे थे अपने दोस्त से मिलने के लिए। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि 3 जुलाई को ही हमारे देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी वो देहरादून के दौरे पर थी। वो देहरादून फ्लाई करके गई, वहाँ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे लैंड की, और अब उनको वहाँ से मसूरी जाना था। तो मसूरी सड़क के रास्ते जाना था, मसूरी में एयरपोर्ट है नहीं। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उतरने के बाद प्रतिभा पाटिल जी का काफिला सड़क के रास्ते अब मसूरी जा रहा है, और ये वक्त है करीब दोपहर के 3:45 बजे का। और ठीक उसी वक्त जिस रास्ते से इस काफिले को होके गुजरना था, उनमें से एक रूट ये भी था जहाँ पर रणवीर सिंह अपने दोस्त राम कुमार के साथ बाइक पर था और अपने तीसरे दोस्त अशोक से मिलने जा रहा था। तो जब ये अराघर चौकी के पास पहुंचे, इसी मोहनी रोड पर, तो वहाँ पे चूंकि प्रेसिडेंट का काफिला गुजरना था, सारे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वालों को सड़क पे बुला लिया गया था रूट मेंटेन करने के लिए। तो अराघर पुलिस चौकी के इंचार्ज थे मिस्टर जेडी भट्ट। ये अराघर पुलिस चौकी है एक। तो इनकी टीम एक जगह पर उसी सड़क पर मोहनी रोड के पास ये बैरिकेड्स लगाए हुए थे, और आम लोगों को लगभग उस वक्त जैसे ही प्रेसिडेंट का काफिला इनके पास मैसेज आ रहा था तो उस ट्रैफिक को रोकना था और प्रेसिडेंट के काफिले को आगे निकलवाना था। इत्तेफाक से रणबीर सिंह उसी जगह पर अपनी बाइक को रोके और इंतज़ार कर रहा था आगे बढ़ने का। चौकी इंचार्ज ने उससे कहा कि तुम अपनी बाइक यहाँ से हटा लो, ये रूट लग चुका है प्रेसिडेंट का। इस पे वो बाइक हटाने से इनकार करता है। चौकी इंचार्ज को गुस्सा आता है, वो कुछ कहता है, उधर से वो कुछ कहता है, और इसके बाद हाथापाई भी हो जाती है। चौकी इंचार्ज रणवीर को मारता है, रणवीर भी पलट के पुलिस वाले के साथ गुत्थम गुत्थी करने लगता है। अब जब गुत्थम गुत्थी होती है तो इसके बाद जो चौकी इंचार्ज है वो अपने बाकी साथियों को बुला लेता है और फिर रणबीर को पकड़ता है और रणबीर को पकड़ के चौकी ले जाता है। इस दौरान में उसके जो दोस्त थे वो वहाँ से भाग गए। अब रणबीर अकेला पुलिस के पास। चौकी इंचार्ज जेडी भट्ट को बेहद गुस्सा, क्योंकि उसने हाथापाई की थी, पुलिस वालों पे हाथ उठाया था। तो अब यहाँ पे पुलिस चौकी ले जाने के बाद खबर यह है कि उसे पूरी तरह पीटा गया और पूछा गया कि बताओ कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। उसने बताया कि मेरा दोस्त जहाँ रहता है, पता बताया। उसने कहा कि चलो। अब इसके बाद पुलिस की टीम रणबीर को लेकर धर्मशाला रोड पर उस फ्लैट में पहुंची जहाँ पे रणविजय का दोस्त रहता था और रणबीर का। तो जब उस फ्लैट पे पहुंची तो फ्लैट के आसपास जाहिर सी बात है पुलिस किसी को लेकर आती है तो आदमी की नज़रें उधर उठती हैं, देखता है, सोचता है, क्योंकि सभ्य समाज में किसी के घर पे पुलिस आए तो आज भी लोग अजीब नज़रों से देखते हैं। तो रणवीर को लेकर पुलिस धर्मशाला
एरिया में उस फ्लैट पे पहुंचती है जहां उसका दोस्त सूरज रहता था, और उसे लगा कि दोनों दोस्त यहीं भाग कर आ गए हों, राम कुमार और सूरज। लेकिन उस फ्लैट में दोनों नहीं थे। लेकिन हुआ क्या कि तमाम पड़ोसियों ने पुलिस को वहाँ आते हुए और रणबीर को पकड़ कर लाते हुए देखा, तो वो सारे विटनेस हो गए। अब जब फ्लैट पे मिला नहीं तो पुलिस वाले वापस गुस्से में फिर चौकी पहुँचते हैं और चौकी ले जाकर बहुत बुरी तरह पिटाई करते हैं। कई पुलिस वाले एक साथ टूट पड़ते हैं रणबीर पे। पिटाई से वो बुरी तरह घायल हो जाता है, लगभग समझिए कि उसकी जान ही निकल रही। अब पुलिस वाले को भी एहसास हो जाता है कि ये शायद बचेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार दिया है। अब क्या करें, अगर कस्टडी में डेथ हो गई तो फिर नौकरी खतरे में है, जेल अलग जाने की नौबत आ जाएगी। यहाँ से पुलिस वालों ने प्लानिंग शुरू की। उन्होंने कहा कि आप एक काम करते हैं। उन्होंने एक कंट्रोल रूम को पहले मैसेज दिया। उन्होंने कहा इस फलाने जगह से इस सड़क पर एक बाइक मोटरसाइकिल सवार एक बदमाश जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं भट्ट, उनका सर्विस रिवॉल्वर लेके भाग गया है और हम उसके पीछे जा रहे हैं, ये मैसेज देते हैं कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में मैसेज देने का मतलब ये होता है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है टाइमिंग के साथ। उसके बाद अब ये मैसेज दिया, थोड़ी देर के बाद फिर ये लोग पहुंचते हैं। वहाँ पे एक जंगल है कुछ दूरी पर, और उस जंगल से एक मैसेज देते हैं कि यहाँ पे बदमाश जो है जंगल में है और वो पुलिस टीम पे गोली चला रहा है, हमारे लिए और फोर्स भेजिए। अब ये भी मैसेज कंट्रोल रूम में दर्ज हो गया। अब और फोर्स पहुंची। इसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद एक और कंट्रोल रूम में मैसेज जाता है कि मुठभेड़ में उसने चूँकि गोली चलाई, हमें जवाबी गोली चलानी पड़ी, तो वो बदमाश मारा गया। अब ये भी रिकॉर्ड हो गया कंट्रोल रूम में। अब इसके बाद सारी पुलिस टीम पहुंचती है, चारों सबसे घेरती है, तस्वीरें खिंचाई जाती हैं, बड़े पुलिस अफसर शाबाशी देते हैं। उसको जोड़ा जाता है कि कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस वक्त इधर से गुजर रही थी और एक बदमाश एक पुलिस वाले का सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भाग गया। कुछ भी हो सकता था, प्रेसिडेंट को भी निशाना बना सकता था। जितनी बातें जैसी चीज़ें थी वो सारी हो सकती थी। लेकिन कुल मिला के देहरादून पुलिस ने यही साबित किया कि एक बदमाश था, एक पुलिस वाले का रिवॉल्वर छीना, भागा और कोई बड़ी वारदात कर सकता था। ये सब कुछ हो गया। 4 जुलाई को परिवार पहुंचता, जैसे मैंने आपको कहा, उन्होंने हंगामा किया, उन पर लाठीचार्ज हुई। 5 जुलाई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सीबीसीआईडी मामले की जांच करती है। सीबीसीआईडी तमाम पुलिस वालों के बयान दर्ज करती है और सबकी कहानी एक जैसी कि वहीं सड़क पे चेकिंग चल रही थी, उसे रोका, वो रुका नहीं। फिर उसके बाद उसने पिस्टल छीना और वो भागा, हमने पीछा किया, फिर हमने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और फोर्स मंगाई, जंगल में घेरा, उसने पुलिस पे गोली चलाई, हमने उसे जवाबी गोली में मार गिराया। यही कहानी सीबीसीआईडी को दी गई। बाद में फिर ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सीबीआई ने जब मामले की जांच की तो कुछ चीज़ें जो थी देहरादून पुलिस की बेवकूफ़ी, जिसकी वजह से उनका काला सच सामने आ गया। पहली चीज़, पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के अपनी तरफ से ये कह दिया कि एक बदमाश था जिसको हमने मार गिराया। रणबीर सिंह का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं। रणबीर सिंह के सारे सबूत ये थे कि वो 2 जुलाई को ही घर से निकला था। 3 जुलाई को उसका इंटरव्यू हुआ था, उस कंपनी ने भी इस बात की तस्दीक की। 4 जुलाई से उसे नौकरी करनी थी और उसके पास कोई हथियार नहीं। दूसरा, पुलिस ने कहा कि चौकी इंचार्ज भट्ट का वो सर्विस रिवॉल्वर लेके भागा। मुठभेड़ के बाद उन्होंने उस रिवॉल्वर की बरामदगी दिखाई। और यहाँ पे भी और बड़ी बेवकूफ़ी, रणबीर सिंह के इनकाउंटर के बाद उसके पास से जो रिवॉल्वर की बरामदगी दिखाई, वो चौकी इंचार्ज भट्ट का रिवॉल्वर ही नहीं था, वो एक कट्टा था देसी। अब सवाल ये था कि अगर वो लेके भागा और पुलिस ने लगातार उसका पीछा किया तो इस दौरान में तो वो कहीं और दूसरा कट्टा तो ला नहीं सकता था। तो इसका मतलब है कि पुलिस ने झूठी कहानी सुनाई कि वो सर्विस रिवॉल्वर लेके भागा, क्योंकि वो तो बरामद हुआ नहीं उससे, और ये कट्टा था जो खुद पुलिस ने मुहैया कराया। तीसरी चीज़, पुलिस ने कहा कि सर्विस रिवॉल्वर लेके भागा, हम लगातार पीछे करते रहे और सीधे जंगल में पहुंच के मारा। अब बीच में ऐसे ऐसे गवाह सामने आ गए। इस झगड़े और एनकाउंटर के बीच में यही पुलिस धर्मशाला के उस इलाके के फ्लैट में पहुंचती है रणबीर को लेकर, ताकि उसके दोनों दोस्तों को भी ढूंढे और उनकी भी पिटाई कर सकें। वो थे नहीं, लेकिन इस फ्लैट में जाकर पुलिस ने गलती कर दी, क्योंकि उसने अपने खिलाफ बहुत सारे वहाँ पे गवाह और सबूत छोड़ दिए। लोगों ने गवाही दी कि उन्होंने रणबीर सिंह को जिंदा देखा था और पुलिस की हिरासत में देखा था, और वो ठीक ठाक था तब भी, और यहाँ पुलिस लेकर आई थी उसे उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए और ले गई। तो अब सवाल ये है कि
जब पुलिस की हिरासत में रणवीर सिंह था तो फिर एनकाउंटर कैसे हुआ, वो हिरासत से कैसे भागा, और पुलिस की कहानी में कहीं हिरासत से भागने का जिक्र नहीं था। और इन सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा कील साबित हुआ, आखिरी कील, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि एक लड़का जिसके अगले 2 घंटे के अंदर छीना झपटी, पिस्टल लेके भागने, जंगल में एनकाउंटर, सब कुछ हुआ, उसके शरीर पे 28 जख्म के निशान कहाँ से आए। एनकाउंटर के दौरान पुलिस वाले ने जाके पहले उसको पकड़ा भी नहीं, पीटा भी नहीं, और अगर वो कहते कि हाँ हमने पकड़ लिया और पीटा, तो फिर ये होता जब पकड़ और पीट लिया तो फिर 22 गोली क्यों मारी, तो ये बता नहीं सकते थे। तो सवाल ये था कि गोली तो लगी लेकिन शरीर पे 28 जख्म के निशान कहाँ से। इसका मतलब है कि साफ है, पुलिस ने पहले उठाया, उसे बुरी तरह पीटा, जब लगा कि अब वो बचेगा नहीं, मर जाएगा, तो फिर एक फेक इनकाउंटर का ड्रामा रचा, जंगल में ले गए और गोली मारी। और उसमें यह भी था कि जो 22 गोलियां लगी वो सब की सब बेहद करीब से मारी गई। एनकाउंटर में आमतौर पे दूरी से निशाना एक दूसरे पे गोली चलाई जाती है, यहाँ पे ये था कि सब बेहद करीब से गोली मारी गई है, और 1-2 नहीं 22 गोली, वो भी एक स्टूडेंट को जिसका कोई कसूर नहीं, सिर्फ ये कि एक झगड़ा हुआ था। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी आखिरी कील ठोकी। अब इसके बाद सीबीआई ने ये चार्जशीट दाखिल की। ये मामला पहले देहरादून की अदालत में था, लेकिन रणवीर सिंह के परिवार वालों ने ये शक जताया कि शायद उत्तराखंड और देहरादून के अंदर, चूँकि सारे पुलिस वाले इसमें मुलजिम हैं, सही से इंसाफ ना हो पाए, तो इसलिए वो चाहते थे कि इस मामले की सुनवाई देहरादून की बजाय दिल्ली में हो। और फिर दिल्ली में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अर्जी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और कहा कि इस मामले की जो जांच है वो दिल्ली में हो। 31 जुलाई 2009 को सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी पहली बार, और उसके बाद 4 जून 2014 को उन्होंने चार्जशीट दाखिल की, और इस चार्जशीट में उन्होंने कुल 18 पुलिस वालों को रणवीर सिंह की मौत का जिम्मेदार माना। सीबीआई की विशेष अदालत ने, लोकल कोर्ट ने 6 जून 2014 को 18 के 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई और कहा कि ये वाकई जिस तरीके से इन्होंने मारा है, क्योंकि एक वर्दी में है और ऐसा आपसी एक गुस्सा या झगड़ा और उसके लिए इस बेरहमी से किसी का कत्ल, और चूंकि ये लोग कानून के मुहाफिज हैं तो इनके हाथों अगर ऐसा हो तो ये बहुत ही संगीन मामला हो जाता है। इसलिए 18 के 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने। ये देश के इतिहास में पहला ऐसा मौका था जब किसी इनकाउंटर के लिए एक साथ 1.5 दर्जन यानी कि 18 पुलिस वालों को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा हुई। खैर, इस सज़ा के ख़िलाफ़ तमाम पुलिस वाले फिर ऊपरी अदालत में गए, मतलब हाई कोर्ट में गए, और दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला आया 6 फरवरी 2018, अभी 3 साल पहले 6 फरवरी 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के करीब 4 साल के बाद अपना फैसला सुनाया, और इस फैसले में सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट के फैसले में कुछ बदलाव कर दिया। सीबीआई ने अपने फैसले में इन 18 पुलिस वालों में से 11 को बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। 7 पुलिस वालों के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस थे, और उन 7 के 7 पुलिस वालों को उम्र कैद की ही सज़ा सुनाई गई, और कहा गया कि ये सातों जो है ये माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए इनको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। जिन 7 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई उसमें इंस्पेक्टर SK जायसवाल, चौकी इंचार्ज जिससे झगड़े की शुरुआत हुई थी GD भट्ट, कांस्टेबल अजीत सिंह, SOG प्रभारी नितिन चौहान, SO राजेश बिष्ट, उप निरीक्षक नीरज यादव और चंद्रमोहन, इन तमाम लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई। यानी एक इंस्पेक्टर और एक चौकी इंचार्ज, 2 सबसे बड़े, बाकी सब कांस्टेबल और उस लेवल के थे। कहते हैं कि इसमें 1-2 बड़े अफसरों के भी नाम थे उस वक्त, क्योंकि जब ये एनकाउंटर हुआ और वाहवाही और शाबाशी की बारी थी तब वो सीनियर और सुपीरियर अफसर भी आगे आगे थे, और उन्होंने बाकायदा पीठ थपथपाई थी एनकाउंटर करने वाली टीम की। लेकिन फिर उन लोगों को बड़ी खामोशी के साथ शिकायत पत्र से और उनसे उनके नाम बाहर कर दिए गए और वो बच गए, और उनमें बड़े अफसर थे। तो फिलहाल हाई कोर्ट ने इस मामले में 7 पुलिस वालों को अब उम्र कैद की सज़ा सुना रखी है, 11 को बरी कर दिया है। अब इस मामले को फिर चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में देखना ये है, एक तो ये चैलेंज है कि 11 को कैसे जो सीबीआई है
उसने इस फैसले को चैलेंज किया है कि 11 को बरी करने के ऊपर उन्हें आपत्ति है। और उधर रणबीर के परिवार वालों को भी अफसोस है इस हाईकोर्ट के फैसले पर। उनका कहना है, जो उनके पिता हैं रविंदर सिंह, कि ये उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ कि उनके बेटे को 22 गोली मारी गई, 28 शरीर पर उसके जख्म थे। तो इस बेरहमी से मारने वाला कोई भी शख्स बचना नहीं चाहिए। तो उनका ये है कि 18 में से 11 को बरी करना है, उनके साथ इंसाफ नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये देश के इतिहास का इकलौता ऐसा इनकाउंटर का मामला है जिसने कई जगह पर, बल्कि पुलिस वाले बहुत सारे जो इनकाउंटर करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, उनको भी सोचने में मजबूर किया कि इनकाउंटर करना चाहिए कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए। और 2009 के बाद उत्तराखंड में शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दोबारा कोई इनकाउंटर ही नहीं हुआ। ये शायद दहशत थी इतने बड़े पैमाने पे पुलिस वालों को जो सज़ा मिली उसकी। सीबीआई ने इसमें बेहतरीन काम किया था इन्वेस्टिगेशन का, और सीबीआई के ऊपर उस वक्त प्रेशर भी था, क्योंकि एक तरफ सीबीआई थी, दूसरी तरफ एक और फोर्स, पुलिस फोर्स ही, और इतनी बड़ी तादाद में चार्जशीट, इतने सारे पुलिस अफसरों के नाम। लेकिन जो छोटी छोटी जो सारी जानकारी और डिटेल्स और सबूत और गवाह थे, वो सारे सीबीआई ने इकट्ठे किए। जैसे इसमें वो फ्लैट जो है धर्मशाला वाला, उसके सारे गवाह बड़े काम आए। हालांकि इसमें यह भी कि जो 2 दोस्त थे जो उस दिन हुआ रणबीर सिंह के साथ, बाद में वो कोर्ट में बयान नहीं दिया उन्होंने, वो भी अपने बयान से मुकर गए थे। लेकिन तब तक बाकी इतने सारे प्रूफ सबूत आ चुके थे कि अदालत को उससे ज़रूरत भी नहीं पड़ी उनके बयानों की, और वैसी अदालत ने सज़ा सुना दी। तो ये थी कहानी उस एनकाउंटर की जिसमें देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा एक साथ पुलिस वालों को सज़ा हुई। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।